तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं डैड क्रिसमस नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि एक फैमिली कॉमेडी मूवी है। 1 घंटा लगभग 31 मिनट टोटल इस मूवी की लेंथ है। तो पूरी जानकारी मैं इस मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। इससे अब OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर बहुत जल्द उतारा जाएगा। तो आप वीडियो को देखते रहे, मैं इसके रिलीजिंग डेट के बारे में भी आपको और जानकारी देता हूँ। वीडियो को लाइक कर दें। अनुमान लगाने के लिए साप्ताहिक नमूना रिपोर्टों का उपयोग किया, जिसे प्रत्येक सप्ताह वैरायटी की यूएस बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट में रिपोर्ट किया गया था। नमूने ने मर्फी को वितरकों की बाजार हिस्सेदारी प्रतिशत रैंकिंग का अनुमान लगाने की भी अनुमति दी। 1976 में वैरायटी बॉक्स ऑफिस इंडेक्स VBI लॉन्च किया गया था, जहां मौसमी समायोजन के बाद प्रत्येक महीने के वास्तविक प्रमुख शहर बॉक्स ऑफिस टैली को एक साथ सूचकांक संख्या के रूप में व्यक्त किया गया था, जिसमें 1970 को शुरू में आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। चालू महीने के VBI ने आधार वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मासिक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को व्यक्त किया। 105 सूचकांक 1991 तक प्रकाशित किया गया था, जो पिछले 20 वर्षों के तुलनीय मासिक और वार्षिक बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन का इतिहास देता है। 1980 के दशक के दौरान डेली वैरायटी ने फिल्मों के घरेलू बॉक्स ऑफिस सकल का साप्ताहिक चार्ट प्रकाशित करना शुरू किया, जो कि वैरायटी के शीर्ष 50 चार्ट की तुलना में था, जो कि प्रमुख बाजारों के नमूने पर आधारित था। वैरायटी ने इस सप्ताहांत बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट को नमूना शीर्ष 50 चार्ट, बाद में शीर्ष 40 के साथ प्रकाशित करना शुरू किया, जब तक कि उन्होंने फरवरी 1990 में नमूना चार्ट को बंद नहीं कर दिया। सप्ताहांत बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बॉक्स ऑफिस रिपोर्टिंग का उनका मुख्य स्रोत बन गई। 104 2009 में वैरायटी ने मीडिया मापन फर्म विजिबल मेदर्स के साथ साझेदारी में सिनेमाघरों में रिलीज से पहले शीर्ष प्रदर्शन करने वाले फिल्म ट्रेलरों को प्रदर्शित करने वाला एक चार्ट लॉन्च किया। 106 अन्य विविध उत्पाद 1937 में वैरायटी ने रेडियो डायरेक्टरी संकलित और प्रकाशित की, जिसमें रेडियो में होने वाली घटनाओं जैसे कार्यक्रम इतिहास, रेटिंग और लोकप्रियता सर्वेक्षणों का रिकॉर्ड संकलित किया गया। 107 इसने अगले 3 वर्षों के लिए एक वार्षिक संस्करण प्रकाशित किया। 108 जो मीडिया हिस्ट्री डिजिटल लाइब्रेरी पर उपलब्ध है। 1981 में वैरायटी इंटरनेशनल शो बिजनेस रेफरेंस प्रकाशित हुआ, जिसके बारे में उनका दावा था कि यह अकादमी पुरस्कार, एमी पुरस्कार, टोनी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार के सभी विजेताओं और नामांकितों की पूरी सूची वाली पहली पुस्तक थी। अगले वर्ष उन्होंने वैरायटी मेजर यूएस शो बिजनेस अवार्ड्स प्रकाशित किया, जिसमें सिर्फ इस पुरस्कार का विवरण था और एक संशोधित संस्करण, जिसे वैरायटी प्रेजेंट्स द कंप्लीट बुक ऑफ मेजर यूएस शो बिजनेस अवार्ड्स कहा जाता है, 1985 में प्रकाशित हुआ। 109 1988 में RR बोकर, एक रीड रेफरेंस पब्लिशिंग कंपनी जो रीड एल्सेवियर PLC का हिस्सा थी, जो वैरायटी की एक सहायक कंपनी थी, ने वैरायटी का वीडियो डायरेक्टरी प्लस प्रकाशित किया, जो एक CD-ROM सदस्यता उत्पाद था, जिसे त्रैमासिक रूप से अपडेट किया जाता था, जिसमें लगभग 90,000 होम वीडियो उत्पादों का मेटाडेटा और वैरायटी से पूर्णपाठ फिल्म समीक्षाएं शामिल थीं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म गाइड ISSN 007-46053 OCLC 23,07,52,727 पीटर कोवी 1989 में वैरायटी में शामिल हुए। 110 और उनका इंटरनेशनल फिल्म गाइड, जो 1964 से हर साल प्रकाशित होता था, वैरायटी इंटरनेशनल फिल्म गाइड बन गया, जिसमें सिनेमा पर साल भर की रिपोर्ट और फिल्म समारोहों की जानकारी शामिल थी। 2006 तक इस पर वैरायटी का नाम ही रहा। 111 1990 में वैरायटी ने 1923 से 1988 तक की अपनी टेलीविजन समीक्षाओं, होम वीडियो उत्पाद सहित का 15 खंड सेट प्रकाशित किया। 1989 से 1990, 1991 से 1992 और 1993 से 1994 को कवर करते हुए अतिरिक्त पूरक प्रकाशित किए गए। 112 1999 में
कोवी ने मनोरंजन के क्षेत्र में वर्ष की विस्तृत जानकारी के साथ साथ ऐतिहासिक जानकारी के साथ द वैरायटी इनसाइडर प्रकाशित किया। 2000 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। 113 2004 में वैरायटी ने वी लाइफ प्रकाशित किया, जो मनोरंजन उद्योग के लिए जीवनशैली सुविधाओं पर अंदरूनी खबरें प्रदान करता था। इसे सालाना 7 बार प्रकाशित किया जाता था। 114 वैरायटी स्टूडियो एक्टर्स ऑन एक्टर्स। मुख्य लेख वैरायटी स्टूडियो एक्टर्स ऑन एक्टर्स। नवंबर 2014 में वैरायटी ने वैरायटी स्टूडियो एक्टर्स ऑन एक्टर्स का प्रीमियर किया, जो पीबीएस सोकाल के साथ एक सहनिर्माण था, जिसमें 2 अभिनेताओं ने हॉलीवुड पर अपने शिल्प और विचारों पर चर्चा की, जिसने बाद में मई 2019 में डेटाइम क्रिएटिव आर्ट्स अवार्ड सहित 3 एमी पुरस्कार जीते। जनवरी 2017 में उन्होंने ब्रांडों के लिए कस्टम कंटेंट बनाते हुए वैरायटी कंटेंट स्टूडियो लॉन्च किया। 115 116 117 118 विविधता अंतर्दृष्टि। वैरायटी ने अपना डेटा और शोध प्रभाग वैरायटी इनसाइट 2011 में स्थापित किया, जब इसने मनोरंजन डेटा कंपनी टीवट्रैकर.com का अधिग्रहण किया। 119 इसके फिल्म डेटाबेस की घोषणा दिसंबर 2011 में फ्लिक्सट्रैकर के रूप में की गई थी, लेकिन बाद में इसे वैरायटी इनसाइट में बदल दिया गया। सदस्यता सेवा को IMDb जैसी भीड़ स्रोत वाली वेबसाइटों के विकल्प के रूप में तैनात किया गया है। 120 डेटाबेस जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टूडियो के साथ वैरायटी के मौजूदा संबंधों का उपयोग करता है। न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर ने मुख्य प्रतियोगी की पहचान बेसलाइन स्टूडियो सिस्टम्स के रूप में की। 119 2014 में वैरायटी इनसाइट ने वी-स्कोर को जोड़ा, जो अभिनेताओं के कैचेट और बैंकेबिलिटी का एक उपाय है। 121 122 अक्टूबर 2020 में इसे ल्यूमिनेट फिल्म एंड टीवी के रूप में रीब्रांड किया गया, जो ल्यूमिनेट का हिस्सा है, जो पेंस्के मीडिया कॉर्पोरेशन PMC और एल्ड्रिज इंडस्ट्रीज के बीच एक संयुक्त उद्यम है। 123 विविधता ऑस्ट्रेलिया। वैरायटी ऑस्ट्रेलिया ब्रैग मीडिया के स्वामित्व वाली एक वेबसाइट है, जिसे वैरायटी मीडिया LLC के लाइसेंस के तहत प्रकाशित किया जाता है। यह दुनिया भर में फिल्म, टीवी और संगीत को कवर करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड उद्योगों पर विशेष ध्यान देता है। मुख्य लेखक विवियन केली है। 124 यह भी देखे झंडा संयुक्त राज्य अमेरिका पोर्टल, पत्रकारिता पोर्टल, हॉलीवुड रिपोर्टर, डेडलाइन हॉलीवुड, पेंस्के मीडिया कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाला संबंधित प्रकाशन, टीवी लाइन, पेंस्के मीडिया कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाला संबंधित प्रकाशन। फिल्म पत्रिकाओं की सूची। दैट क्रिसमस 2024 की एनिमेटेड क्रिसमस फंतासी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्माण नेटफ्लिक्स एनिमेशन, लॉकस्मिथ एनिमेशन और DNEG एनिमेशन द्वारा किया गया है, और इसका निर्देशन साइमन ओटो ने अपने निर्देशन में किया है। रिचर्ड कर्टिस और पीटर सूटर द्वारा लिखित और कर्टिस की बच्चों की क्रिसमस पुस्तक त्रयी दैट क्रिसमस एंड अदर स्टोरीज पर आधारित, इसमें ब्रायन कॉक्स, फियोना शॉ, जोडी व्हिटेकर और बिल निगी की आवाजें हैं। फिल्म का प्रीमियर 19 अक्टूबर 2024 को BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में हुआ, और इसे 4 दिसंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाना है। 3. आधार: क्रिसमस में प्रेम और अकेलेपन, परिवार और दोस्तों, तथा सांता क्लॉज द्वारा की गई एक बड़ी गलती, तथा टर्की की भारी संख्या का उल्लेख न करने जैसी कई अंतर्संबंधित कहानियां हैं। लॉकस्मिथ एनिमेशन और नेटफ्लिक्स। रालना: ब्रायन कॉक्स सांता क्लॉज के रूप में, फियोना शॉ मिस ट्रैपर के रूप में, जोडी व्हिटेकर श्रीमती विलियम्स के रूप में, बिल नाइघी लाइटहाउस बिल, लोली एडेफोप श्रीमती मैकंट के रूप में 4, एलेक्स मैकक्वीन मिस्टर फॉरेस्ट के रूप में 4, कैथरीन पार्किंसन श्रीमती फॉरेस्ट के रूप में 4, सिंधु वी श्रीमती मुलजी के रूप में 4, इंडिया ब्राउन बर्नरेट बर्नी मैकंट के रूप में 4, सैम बेकल्स के रूप में जाजी हेहर्स्ट 4,
सिएना सेयर चार्ली बेकल्स के रूप में 4, जैक विस्निव्स्की डैनी विलियम्स के रूप में 4, रोजी कैवेलियरो श्रीमती बेकल्स के रूप में 4, पॉल के यिरेल के रूप में 4, गुज खान डैशर के रूप में 4, एंडी निमन मिस्टर बेकल्स के रूप में 4, निशा मुलजी के रूप में कुहू अग्रवाल 4, ब्रोंटे स्मिथ ईव मैकंट के रूप में 4, फ्रेडी स्प्राई टेडी फॉरेस्ट के रूप में 4, एवा टेलबोट स्कारलेट फॉरेस्ट के रूप में 4, राइज डार्बी मिस्टर मैकंट के रूप में 4, डेबोरा फाइंडले श्रीमती हॉटन के रूप में, एलिसिया डेविस एक मौसम विशेषज्ञ के रूप में, जॉर्डन नॉर्थ और डरमोट ओलेरी मिस्टर हैक और मिस्टर चॉप के रूप में कैमियो में 5, जॉर्डन नॉर्थ और डरमोट ओलेरी ने इसाबेला हॉपकिंस, ल्यूक जेमसन, मैरी मॉस और फिल्म के निर्देशक साइमन ओटो के साथ फिल्म में सभी अतिरिक्त आवाजें भी दी है। उत्पादन नवंबर 2019 में यह घोषणा की गई थी कि लॉकस्मिथ एनिमेशन ब्रिटिश फिल्म निर्माता रिचर्ड कर्टिस की बच्चों की क्रिसमस पुस्तक त्रयी द क्रिसमस एंड अदर स्टोरीज पर आधारित एनिमेटेड फीचर फिल्म द एम्प्टी स्टॉकिंग विकसित कर रहा था। 6 जून 2021 में लॉकस्मिथ ने घोषणा की कि साइमन ओटो अपने निर्देशन में फिल्म का निर्देशन करेंगे, जिसका नाम बदलकर द क्रिसमस कर दिया गया था। 7, 8, 9, 10 मई 2022 में लॉकस्मिथ ने पुष्टि की कि उसने लॉकस्मिथ की पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म रॉन्स गॉन रॉन्ग 2021 पर उनके सहयोग के बाद फिल्म के डिजिटल उत्पादन को डीएनईजी एनिमेशन को प्रदान किया। 11 जून 2022 में 20 मार्च 2024 को ब्रायन कॉक्स, फियोना शॉ, जोडी व्हिटेकर और बिल निघी को फिल्म में अभिनय करने की घोषणा की गई। 12 संगीत नवंबर 2023 में यह घोषणा की गई कि ब्लू स्काई स्टूडियो और ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के सहयोगी जॉन पॉवेल फिल्म के संगीत स्कोर की रचना करेंगे। 13-14 अगस्त 2024 में यह घोषणा की गई कि अंग्रेजी गायक गीतकार एड शीरन फिल्म और इसके साउंड ट्रैक एल्बम के लिए अंडर द ट्री नामक एक गीत लिखेंगे और योगदान देंगे। 15-16 साउंड ट्रैक में न्यूजीलैंड के संगीतकार और निर्माता रियान शिहान का 2014 का वाद्य गीत थिन आइस भी शामिल होगा। 17 मुक्त करना प्रीमियर और रिलीज दैट क्रिसमस का प्रीमियर 19 अक्टूबर 2024 को BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे 4 दिसंबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाना है। 3-18-16 फिल्म को मूल रूप से 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा लॉकस्मिथ एनिमेशन के साथ एक सौदे के हिस्से के रूप में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना था, जब तक कि 2019 में डिज्नी द्वारा स्टूडियो का अधिग्रहण नहीं कर लिया गया। अक्टूबर 2019 में फॉक्स छोड़ने और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स और तब क्या नाम दिया गया था, वार्नर एनिमेशन ग्रुप के साथ एक नए सौदे की घोषणा करने के बाद फिल्म को स्टूडियो द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किए जाने की उम्मीद थी। 19 लेकिन जून 2022 में अज्ञात कारणों से WB ने फिल्म को नेटफ्लिक्स एनिमेशन लेबल के तहत ऑनलाइन रिलीज करने के लिए दुनिया भर में वितरण अधिकार नेटफ्लिक्स को बेच दिए। स्वागत आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 19 आलोचकों की 58% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 5.7/10 है। 20 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 5 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 73 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 21 पुरस्कार 2024 में फिल्म को HMMA पुरस्कार में जॉन पॉवेल द्वारा सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर एनिमेटेड फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उद्धरण आवश्यक यह भी देखें क्रिसमस फिल्मों की सूची। फिल्म में सांता क्लॉज साइमन ओटो, जन्म 12 जून 1973, एक स्विस फिल्म निर्देशक और एनिमेटर है। उन्हें ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के लिए ऑस्कर नामांकित हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन फिल्म त्रयी के कैरेक्टर एनिमेशन के प्रमुख के रूप में काम करने के लिए जाना जाता है। जीवन और कैरियर ओटो का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था
और वे सेंट गैलन कैंटन के गोमिसवाल्ड में पले बड़े। बैंकिंग प्रशिक्षुता पूरी करने के बाद उन्होंने कला में अपना करियर शुरू किया, पास के रिसोर्ट शहरों में वाणिज्यिक बर्फ की मूर्तियां बनाकर। 2 और अपने गृहनगर के समाचार पत्र डाई सुएडोस्ट्विज के लिए समाचार कार्टून बनाकर। 3 उन्होंने ज्यूरिख में एफ स्कूल फ्यूर एक्सपेरिमेंटेल गेस्टाल्टुंग में औपचारिक रूप से कला का अध्ययन किया। 4 1995 में ओटो ने पेरिस, फ्रांस में गोबेलिन्स एनिमेशन स्कूल 5 में एनिमेशन का अध्ययन करने के लिए स्विट्जरलैंड छोड़ दिया, जहां उन्होंने वॉल्ट डिज्नी फीचर एनिमेशन पेरिस के साथ इंटर्नशिप के माध्यम से अतिरिक्त एनिमेशन प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। उनका पेशेवर एनिमेशन कैरियर 1997 में शुरू हुआ, जब उन्हें लॉस एंजिल्स में ड्रीमवर्क्स एनिमेशन द्वारा उनके पहले 2D एनिमेटेड फीचर द प्रिंस ऑफ इजिप्ट पर एक पारंपरिक कैरेक्टर एनिमेटर के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा गया था। इसके बाद उन्होंने स्टूडियो के लिए 2D और CG दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए कैरेक्टर एनिमेशन टीम के हिस्से के रूप में 21 साल बिताए। ओटो को विशेष रूप से हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन मूवी फ्रेंचाइजी के कैरेक्टर एनिमेशन के प्रमुख के रूप में उनके काम के लिए जाना जाता है, और उन्होंने पात्रों के लुक, उनके व्यक्तित्व 6, 7 और फिल्मों के लिए एनिमेशन की समग्र शैली को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उन्हें 2011 में विजुअल इफेक्ट सोसाइटी द्वारा एनिमेटेड फीचर में उत्कृष्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए विजुअल इफेक्ट्स सोसाइटी अवार्ड के लिए VES अवार्ड्स से उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत। 10 वे प्रीमो के विकास में एक प्रमुख योगदानकर्ता थे। 11, 12, 13 ड्रीमवर्क्स एनिमेशन में विकसित एनिमेशन सॉफ्टवेयर जिसने तकनीकी उपलब्धि के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। 14 एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य के रूप में शामिल। 15 साइमन फीचर फिल्म उद्योग में एनिमेटर के काम को उजागर करने वाले कई कार्यक्रमों, वार्ता और साक्षात्कारों में भाग लेता है। 16 2016 में ओटो ने ल्यूसर्न, स्विट्जरलैंड में ल्यूसर्न यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज एंड आर्ट्स के साथ लुए में 17 ल्यूसर्न मास्टर एकेडमी ऑफ एनिमेशन की स्थापना की, जहां एनिमेशन उद्योग के दिग्गज 6 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम 18 पढ़ाते हैं। 2019 की शरद ऋतु में ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के लिए 21 साल काम करने के बाद साइमन ने कंपनी छोड़ दी। अब वह विभिन्न फिल्म और टेलीविजन परियोजनाओं पर एक स्वतंत्र निर्देशक के रूप में काम करते हैं। 19 स्टूडियो छोड़ने के बाद उनका पहला रिलीज किया गया प्रोजेक्ट द टॉल ग्रास एपिसोड है, जिसे उन्होंने नेटफ्लिक्स टीवी सीरीज लव, डेथ एंड रोबोट्स सीजन 2 के लिए निर्देशित किया था। 14 जून 2021 को यह घोषणा की गई कि वह रिचर्ड कर्टिस की इसी नाम की पुस्तक पर आधारित दैट क्रिसमस का निर्देशन करेंगे, जिसे नेटफ्लिक्स के लिए लॉकस्मिथ एनिमेशन द्वारा निर्मित किया जाएगा। इसके बाद कर्टिस ने फिलिप नॉयस द्वारा निर्देशित BBC HBO टेलीविजन फिल्म मैरी एंड मार्था लिखी। फिल्म में हिलेरी स्वांक और ब्रेंडा ब्लेथिन ने 2 महिलाओं की भूमिका निभाई, जो मलेरिया के कारण अपने बेटों को खोने के बाद एक दूसरे से जुड़ जाती है। यह फिल्म UK में 1 मार्च 2013 को प्रसारित की गई थी। इसके बाद उन्होंने अबाउट टाइम लिखा और निर्देशित किया, जो समय यात्रा और पारिवारिक प्रेम के बारे में एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। 22 इसमें रेचल मैकएडम्स, डोमनॉल ग्लीसन, बिल निघी, टॉम हॉलैंडर, मार्गोट रोबी, लिडिया विल्सन और वेनेसा किर्बी ने अभिनय किया था। 23 इसे UK में 4 सितंबर 2013 को रिलीज किया गया था। फिल्म के आने के तुरंत बाद कर्टिस ने बाफ्टा और BFI स्क्रीनराइटर लेक्चर सीरीज के हिस्से के रूप में एक पटकथा लेखन व्याख्यान दिया। 24-25 मुख्य भूमिकाओं में 3 अज्ञात ब्राजीलियाई बच्चों के साथ फिल्म में वैगन मोरा, रूनी मारा और मार्टिन शीन ने सहअभिनय किया। इसे 2013 में रियो डी जेनेरियो में फिल्माया गया और 9 अक्टूबर 2014 को ब्राजील में और 30 जनवरी 2015 को UK में रिलीज किया गया। इसके बाद उन्होंने रोनाल्ड डाहल की ईसीओ ट्रॉट लिखी, जो रोनाल्ड डाहल के क्लासिक बच्चों के उपन्यास का BBC टेलीविजन फिल्म रूपांतरण था। 26 प्रशंसा प्राप्त करते हुए
फिल्म में डस्टिन हॉफमैन और जूडी डेंच ने अभिनय किया, जिसमें जेम्स कॉर्डन ने कथावाचक की भूमिका निभाई। इसका निर्देशन डियरभला वॉल्श ने किया और इसे 1 जनवरी 2015 को बीबीसी पर प्रसारित किया गया। 26-27 उनकी अगली फिल्म येस्टरडे जैक बार्थ की एक मूल पटकथा से रूपांतरित की गई थी, जिन्हें केवल सहकहानी का श्रेय मिला था, कथित तौर पर कर्टिस के आग्रह पर। 28 डैनी बॉयल द्वारा निर्देशित और लिली जेम्स और हिमेश पटेल द्वारा अभिनीत फिल्म 29 एक ऐसे युवक की कहानी है जिसे पता चलता है कि उसके अलावा पूरी दुनिया को बीटल्स की कोई याद नहीं है, जबकि बार्थ की मूल पटकथा में एक अस्पष्ट संगीतकार को दर्शाया गया था जो अपनी अप्रत्याशित सफलता को भुनाने में असमर्थ था। कर्टिस की अधिक पारंपरिक पटकथा में एक स्वतंत्र संगीतकार को दिखाया गया था जो संगीत उद्योग के नियंत्रण में आने के बाद अपने करियर को नियंत्रित करने में असमर्थ था। 28 इसका फिल्मांकन 21 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ और 28 जून 2019 को रिलीज किया गया। फिल्मी करियर कर्टिस ने रोमांटिक कॉमेडी फॉर वेडिंग्स एंड ए फ्यूनरल से अपनी सफलता हासिल की। 1994 की फिल्म, जिसमें ह्यू ग्रांट और एंडी मैकडोवेल ने अभिनय किया था, ब्रिटिश प्रोडक्शन कंपनी वर्किंग टाइटल फिल्म्स द्वारा सीमित बजट पर निर्मित की गई थी। कर्टिस ने माइक न्यूवेल को उनकी टीवी फिल्म रेडी व्हेन यू आर मिस्टर मैकगिल देखने के बाद फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना। 15 फॉर वेडिंग्स एंड ए फ्यूनरल उस समय के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ब्रिटिश फिल्म साबित हुई। इसने ग्रांट को एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार बना दिया और स्क्रिप्ट के लिए कर्टिस के ऑस्कर नामांकन ने उन्हें प्रमुखता दी। हालांकि ऑस्कर क्वेंटिन टारनटिनो और रोजर एवरी को पल्प फिक्शन के लिए मिला। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए भी नामांकित किया गया था। लंदन में कर्टिस 1999 जिस वर्ष नॉटिंग हिल रिलीज हुई थी। कर्टिस की अगली फिल्म भी वर्किंग टाइटल के लिए थी, जो तब से उनका कलात्मक घर बना हुआ है। 1997 की बीन ने मिस्टर बीन को बड़े पर्दे पर ला खड़ा किया और यह दुनिया भर में एक बड़ी हिट रही। उन्होंने वर्किंग टाइटल के साथ अपना जुड़ाव जारी रखते हुए 1999 की रोमांटिक कॉमेडी नॉटिंग हिल लिखी, जिसमें ह्यू ग्रांट और जूलिया रॉबर्ट्स ने अभिनय किया, जिसने फॉर वेडिंग्स एंड ए फ्यूनरल द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ब्रिटिश फिल्म बन गई। एक अकेले ट्रैवल बुकस्टोर के मालिक की कहानी, जो दुनिया के सबसे मशहूर मूवी स्टार से प्यार करने लगता है, का निर्देशन रोजर मिशेल ने किया था। कर्टिस ने इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर ब्रिजेट जोन्स डायरी के स्क्रीन रूपांतरण को वर्किंग टाइटल के लिए सहलिखा। कर्टिस उपन्यास की लेखिका हेलेन फील्डिंग को जानते थे। वास्तव में उन्होंने उन्हें यह कहते हुए श्रेय दिया है कि फॉर वेडिंग्स एंड ए फ्यूनरल के लिए उनकी मूल स्क्रिप्ट बहुत उत्साहपूर्ण थी और इसमें शीर्षक अंतिम संस्कार को जोड़ने की आवश्यकता थी। 2 साल बाद कर्टिस ने वर्किंग टाइटल के साथ मिलकर लव एक्चुअली को लिखा और निर्देशित किया। कर्टिस ने साक्षात्कारों में कहा है कि लव एक्चुअली की विस्तृत बहुचरित्र संरचना उनकी पसंदीदा फिल्म रॉबर्ट ऑल्टमैन की नैशविले की ऋणी है। इस फिल्म में यूके के कई कलाकार शामिल थे, जिनमें ह्यू ग्रांट, कॉलिन फर्थ, बिल निघी, एम्मा थॉम्पसन, लियाम नीसन, एंड्रयू लिंकन, एलन रिकमैन और कीरा नाइटली शामिल थे, जो क्रिसमस से पहले के हफ्तों में लंदन में प्यार में पड़े और प्यार से बाहर निकले लोगों की कहानियों की एक शिथिल रूप से जुड़ी श्रृंखला में थे। इसकी नियमित उत्सव स्क्रीनिंग ने इसे यकीनन आधुनिक समय के क्रिसमस स्टेपल के रूप में लेबल किया है। 16-17 कर्टिस ने इसके बाद 2004 में ब्रिजेट जोन्स द एज ऑफ रीजन पर सहलेखक के रूप में काम किया, जो ब्रिजेट जोन्स डायरी का सीक्वल था। इसके बाद कर्टिस ने द गर्ल इन द कैफे की पटकथा लिखी, जो डेविड येट्स द्वारा निर्देशित एक टेलीविजन फिल्म थी और जिसे मेक पॉवर्टी हिस्ट्री अभियान के लाइव 8 प्रयासों के तहत 2005 में बीबीसी और एचबीओ द्वारा निर्मित किया गया था। फिल्म में बिल नाइघी एक सिविल सेवक की भूमिका में है और केली मैकडोनाल्ड एक युवती की भूमिका में है, जिससे वह आइसलैंड में एक काल्पनिक G8 शिखर सम्मेलन में प्यार करने लगता है। मैकडोनाल्ड का किरदार उसे यह पूछने के लिए प्रेरित करता है
कि क्या दुनिया के विकसित देश सबसे ज्यादा गरीबों की मदद करने के लिए और कुछ नहीं कर सकते। यह फिल्म 2005 में ग्लेनेगल्स G8 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले प्रसारित की गई थी। इसे 2006 में 3 एमी पुरस्कार मिले, जिसमें केली मैकडोनाल्ड के लिए आउटस्टैंडिंग मेड फॉर टेलीविजन मूवी, मिनी सीरीज या मूवी में सहायक अभिनेत्री और खुद कर्टिस के लिए मिनी सीरीज, मूवी या ड्रामेटिक स्पेशल के लिए उत्कृष्ट लेखन के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार ट्रॉफी शामिल है। कर्टिस ने येट्स के निर्देशन के बारे में कहा कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर फिल्म, एक आश्चर्यजनक फिल्म और एक बेहतर फिल्म बनाई है जो मैं संभवतः नहीं बना सकता था। 15 एक फिल्म के लिए एक अच्छे विचार और एक पूरी फिल्म के बीच का अंतर वैसा ही है जैसे किसी पार्टी में एक सुंदर लड़की को देखना और जब वह आपके तीसरे बच्चे को जन्म दे तो वहां मौजूद होना। यह एक बहुत लंबी यात्रा है। कर्टिस 2013 में फिल्म निर्माण प्रक्रिया पर बोलते हुए 18 मई 2007 में उन्हें फिल्म और टेलीविजन में उनके सफल करियर और उनके चैरिटी प्रयासों के सम्मान में ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड्स में बाफ्टा फेलोशिप प्राप्त हुई। 19-20 कर्टिस ने अगली बार एंथनी मिंगेला के साथ अलेक्जेंडर मैकॉल स्मिथ के उपन्यास द नंबर 1 लेडीज डिटेक्टिव एजेंसी का एक रूपांतरण लिखा, जिसे मिंगेला ने 2007 के मध्य में बोत्सवाना में शूट किया था। इसका प्रीमियर बीबीसी पर 23 मार्च 2008 को हुआ, मिंगेला की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद। यह फिल्म अमेरिका में 2009 की शुरुआत तक नहीं चली, जब HBO ने इसे उसी कलाकारों के साथ 6 एपिसोड की टीवी श्रृंखला के पायलट के रूप में प्रसारित किया, जिस पर कर्टिस ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। कर्टिस नीचे मई 2009 में लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर में द बोट दैट रॉक्ड के फिल्मांकन के दौरान लेखक निर्देशक के रूप में उनकी दूसरी फिल्म द बोट दैट रॉक्ड 2009 में रिलीज हुई थी। फिल्म की पृष्ठभूमि 1966 में ब्रिटिश समुद्री डाकू रेडियो का युग है। यह उत्तरी सागर में एक नाव से चलाए जा रहे समुद्री डाकू रेडियो स्टेशन पर डीजे के एक समूह की कहानी है। फिल्म में फिलिप सीमोर हॉफमैन, बिल निघी, निक फ्रॉस्ट, राइज इफेंस, जेम्मा आर्टरटन और केनेथ ब्रानग ने अभिनय किया था। यह फिल्म ब्रिटेन में व्यावसायिक और आलोचनात्मक रूप से निराशाजनक रही थी। कर्टिस ने फिल्म को अमेरिका में रिलीज के लिए फिर से संपादित किया, जहां इसका नाम बदलकर समुद्री डाकू रेडियो रखा गया, लेकिन यह भी दर्शक पाने में असफल रही। इसके बाद उन्होंने वॉरहॉर्स बनाई, जिसे उन्होंने निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग के लिए नाटककार ली हॉल की एक पुरानी पटकथा के आधार पर फिर से लिखा। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित ब्लैकएडर गोज फोर्थ पर कर्टिस के काम से पता चलता है कि वह पहले से ही उस दौर से परिचित थे। 21 रिचर्ड व्हाली एंथनी कर्टिस CBE, जन्म 8 नवंबर 1956, एक ब्रिटिश पटकथा लेखक, निर्माता और निर्देशक है। एक ब्रिटेन के सबसे सफल कॉमेडी पटकथा लेखकों में से एक, वे मुख्य रूप से रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनमें से फॉर वेडिंग्स एंड ए फ्यूनरल 1994, नॉटिंग हिल 1999, ब्रिजेट जोन्स डायरी 2001, लव एक्चुअली 2003, ब्रिजेट जोन्स, द एज ऑफ रीजन 2004, अबाउट टाइम 2013 और येस्टरडे 2019। उन्हें ड्रामा वॉरहॉर्स 2011 और सिटकॉम ब्लैकएडर, मिस्टर बीन और द विकर ऑफ डिब्ली के सहलेखन के लिए भी जाना जाता है। 2007 में कर्टिस को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स से लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए बाफ्टा फेलोशिप मिली। 2 वह ब्रिटिश चैरिटी कॉमिक रिलीफ के सर लेनी हेनरी के साथ सह-संस्थापक है, जिसने £1 बिलियन से अधिक की राशि जुटाई है। 3 2008 के ब्रिटानिया अवार्ड्स में उन्हें कॉमिक रिलीफ के सहनिर्माण और अन्य धर्मार्थ कारणों में उनके योगदान के लिए बाफ्टा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला। 4 कर्टिस को 2003 में द ऑब्जर्वर ने ब्रिटिश कॉमेडी के 50 सबसे मजेदार शख्सियतों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। 5 2008 में द टेलीग्राफ द्वारा संकलित ब्रिटिश संस्कृति के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों
की सूची में उन्हें 12वें स्थान पर रखा गया था। 6. 2012 में वह कलाकार सर पीटर ब्लेक द्वारा चुने गए ब्रिटिश सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक थे, जिन्हें उनके सबसे प्रसिद्ध कलाकृति के एक नए संस्करण में प्रदर्शित होने के लिए चुना गया था। द बीटल्स के 1967 एल्बम सार्जेंट पेपर के लोनली हार्ट्स क्लब बैंड का कवर। 7. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कर्टिस का जन्म न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुआ था। वह ग्लाइनेस एस और एंथनी जे कर्टिस के बेटे हैं। 8. उनके पिता एक चेकोस्लोवाक शरणार्थी थे जो 13 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। 9. और यूनिलीवर में एक कार्यकारी बन गए। कर्टिस और उनका परिवार बचपन में स्वीडन और फिलीपींस सहित कई अलग-अलग देशों में रहा। जब वे 11 साल के थे तब वे यूनाइटेड किंगडम चले गए। 10. कर्टिस ने बर्कशायर के एस्कॉट में पेपलविक स्कूल में पढ़ाई की, जैसा कि उनके छोटे भाई जेमी ने भी की। 1970 के दशक में थोड़े समय के लिए वे वॉरिंगटन, चेशायर में रहे, जहां उन्होंने एपल्टन ग्रामर स्कूल, अब ब्रिजवाटर हाई स्कूल में पढ़ाई की। इस दौरान वे वॉरिंगटन के एपल्टन में विंडमिल लेन पर मेरीकोट में रहते थे। उनके विश्वविद्यालय के दोस्त रोवन एटकिंसन कभी कभार घर आते थे। 11. इसके बाद उन्होंने हैरो स्कूल में छात्रवृत्ति जीती, जहां वे साप्ताहिक स्कूल पत्रिका द हैरोवियन की संपादकीय टीम में शामिल हो गए और उन्होंने दावा किया कि यह वह जगह है जहां मैंने वे सभी कौशल सीखे जिन्होंने मुझे एक स्केच लेखक बनाया। मैंने समीक्षाएं, टिप्पणी लेख और मजेदार लेख लिखे जहां मैं कुछ नहीं से कुछ बनाने की कोशिश करता था। 12. हैरो में रहते हुए कर्टिस ने जो ऑर्टन के नाटक द एरपिंगम कैंप के एक स्कूल प्रदर्शन का निर्देशन किया। इस विवादास्पद विकल्प को उनके क्लासिक्स मास्टर जेम्स मोरवुड ने हरी बत्ती दी थी। बाद में कर्टिस ने टिप्पणी की कि मोरवुड के समर्थन ने उन्हें यह समझने में मदद की थी कि सीमाओं को आगे बढ़ाना और मजाकिया होना ठीक है। 12. कर्टिस को स्कूल में फैगिंग का अनुमोदन नहीं था और 18 साल की उम्र में जब वे अपने घर के मुखिया बने तो उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। 12. उन्होंने क्राइस्ट चर्च, ऑक्सफोर्ड में अंग्रेजी भाषा और साहित्य में प्रथम श्रेणी की कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उनकी मुलाकात रोवन एटकिंसन से हुई और उन्होंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वे दोनों एटसेटर्स रिव्यू की पटकथा लेखन टीम में शामिल हो गए, जो एक्सपेरिमेंटल थिएटर क्लब का हिस्सा था। वे मई 1976 में ऑक्सफोर्ड प्लेहाउस में कंपनी के आफ्टर एट्स में दिखाई दिए। प्रारंभिक लेखन कैरियर। द ऑक्सफोर्ड रिव्यू में रोवन एटकिंसन के साथ सहयोग करते हुए वह उनके सफल एडिनबर्ग फ्रिंज शो में उनके साथ दिखाई दिए। नतीजतन उन्हें 1978 में एटकिंसन के साथ बीबीसी रेडियो 3 श्रृंखला द एटकिंसन पीपल को सहलिखने के लिए कमीशन किया गया था, जिसे 1979 में प्रसारित किया गया था। 13. इसके बाद उन्होंने फिल्म और टीवी के लिए कॉमेडी लिखना शुरू किया। वह बीबीसी की कॉमेडी सीरीज नॉट द 9 o'clock न्यूज के नियमित लेखक थे, जहां उन्होंने शो के कई व्यंग्यात्मक रेखाचित्र लिखे, अक्सर रोवन एटकिंसन के साथ। कर्टिस ने 1980 में रिलीज हुई द ही बी जी बीज के गीत मीनिंगलेस सॉन्ग्स इन वेरी हाई वॉयस के लिए फिलिप पोप के साथ सहलेखन किया। पहले एटकिंसन के साथ और बाद में बेन एल्टन के साथ। कर्टिस ने 1983 से 1989 तक ब्लैक एडर सीरीज लिखी, जिसका हर सीजन ब्रिटिश इतिहास के एक अलग युग पर केंद्रित था। एटकिंसन ने पूरे सीजन में मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन कर्टिस एकमात्र लेखक थे जिन्होंने ब्लैक एडर के हर एपिसोड में भाग लिया। इस जोड़ी ने कॉमेडी सीरीज मिस्टर बीन के साथ अपना सहयोग जारी रखा, जो 1990 से 1995 तक चली। कर्टिस ने तब तक फीचर फिल्में लिखना शुरू कर दिया था। उनकी पहली फिल्म द टॉल गाय 1989 थी, जो जेफ गोल्डब्लम, एम्मा थॉम्पसन और रोवन एटकिंसन अभिनीत एक रोमांटिक कॉमेडी थी और वर्किंग टाइटल फिल्म्स द्वारा निर्मित थी। इसके बाद 1991 में टीवी फिल्म बर्नार्ड एंड द जिनी आई। 1994 में कर्टिस ने कॉमेडियन डॉन फ्रेंच के लिए द विकर ऑफ डिब्ली का निर्माण और सहलेखन किया, जो एक बड़ी सफलता थी।
2004 में आयोजित एक ऑनलाइन पोल में ब्रिटेन के सर्वश्रेष्ठ सिटकॉम में इसे ब्रिटिश इतिहास का तीसरा सबसे अच्छा सिटकॉम और ब्लैकएडर को दूसरा सबसे अच्छा चुना गया, जिससे कर्टिस पोल के शीर्ष 10 कार्यक्रमों में 2 शो बनाने वाले एकमात्र पटकथा लेखक बन गए। उद्धरण वांछित। ब्रायन डेनिस कॉक्स सीबीई, जन्म 1 जून 1946, एक स्कॉटिश अभिनेता है। एक शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित शेक्सपियरियन अभिनेता, वह मंच और स्क्रीन पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उनके कई पुरस्कारों में 2 लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार, एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के साथ साथ ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल है। 2003 में उन्हें कमांडर के पद पर ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर में नियुक्त किया गया था। कॉक्स ने रॉयल लिसेयम थिएटर के संस्थापक सदस्य बनने से पहले डंडी रिपर्टरी थिएटर में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने रॉयल नेशनल थिएटर और रॉयल शेक्सपियर कंपनी के साथ कई प्रस्तुतियों में अभिनय करते हुए शेक्सपियर अभिनेता के रूप में प्रशिक्षण लिया, जहां उन्हें किंग लियर के अपने चित्रण के लिए पहचान मिली। कॉक्स को रैट इन द स्कल 1984, रॉयल कोर्ट और टाइटस एंड्रोनिकस 1988 में अपनी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार मिले। उन्हें मिस अलायंस 1986 और फैशन 1988 के लिए 2 और ओलिवियर पुरस्कार नामांकन मिले। फिल्मों में चरित्र अभिनेता के रूप में जाने जाने वाले उन्होंने स्पाइक जोन्स की फिल्म एडेप्टेशन 2002 में रॉबर्ट मैक्की और एक्स 2003 में विलियम स्ट्राइकर की भूमिका निभाई। लाई 2001 में उनकी मुख्य भूमिका के लिए उन्हें इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकन मिला। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में मैनहंटर 1986, आयरन विल 1994, ब्रेवहार्ट 1995, द बॉक्सर 1997, द रूकी 2002, ट्रॉय 2004, मैच पॉइंट 2005, द वाटर हॉर्स, लीजेंड ऑफ द डीप 2007, कोरियोलेनस 2011, पिक्सल्स 2015 और चर्चिल 2017 शामिल है। कॉक्स ने टेलीविजन फिल्म नूर्नबर्ग 2001 में हरमन गोरिंग की भूमिका के लिए लिमिटेड सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। अगले वर्ष उन्होंने एनबीसी सिटकॉम फ्रेजियर में अतिथि भूमिका निभाई और 2002 में अपना दूसरा एमी नामांकन अर्जित किया। उन्होंने एचबीओ सीरीज डेडवुड में जैक लैंग्रिशे का किरदार निभाया। उन्होंने एचबीओ सीरीज सक्सेशन 2018 से 2023 में लोगन रॉय के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और उन्हें ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3 प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कॉक्स का जन्म 1 जून 1946 को स्कॉटलैंड के डंडी में हुआ था, जो 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। 2-3 वह आयरिश और स्कॉटिश मूल के एक श्रमिक वर्ग के रोमन कैथोलिक परिवार से है। 4-5 उनकी माँ मैरी एन गुइलेरलाइन नी मैककेन एक स्पिनर थीं जो जूट मिलों में काम करती थी और कॉक्स के बचपन के दौरान कई बार नर्वस ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा था। 2 उनके पिता चार्ल्स मैकार्डल कैंपबेल कॉक्स एक पुलिस अधिकारी और बाद में एक दुकानदार थे और जब कॉक्स 8 साल के थे तब अग्नाशय के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। 2-6 कॉक्स का पालन पोषण उनकी 3 बड़ी बहनों ने किया, जिनमें बेटी भी शामिल थीं, जिनके साथ कॉक्स करीब रहे हैं। 7 डंडी में कॉक्स ने सेंट मैरी फोरबैंक प्राइमरी स्कूल और सेंट माइकल जूनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जिसे उन्होंने 15 साल की उम्र में छोड़ दिया। कुछ वर्षों तक डंडी रिपर्टरी थिएटर में काम करने के बाद उन्होंने 17 साल की उम्र में लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट में अपना प्रशिक्षण शुरू किया और 1965 में स्नातक किया। 8 अभिनय कैरियर। यह भी देखे ब्रायन कॉक्स के प्रदर्शनों की सूची। थिएटर 1961 से 1979। प्रारंभिक कार्य। ब्रायन कॉक्स ने
1961 में डंडी रिपर्टरी थिएटर में 14 साल की उम्र में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और फिर रॉयल लिसेयम थिएटर एडिनबर्ग के संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में अक्टूबर 1965 में इसके पहले शो द सर्वेंट ओट्वा मास्टर्स में प्रदर्शन किया। 1966 से उन्होंने 2 साल तक बर्मिंघम रिपर्टरी थिएटर में काम किया, जहां उन्होंने पियर गिंट 1967 में शीर्षक भूमिका निभाई और जून 1967 में वाडेविल थिएटर में एज यू लाइक इट में ऑरलैंडो के रूप में वेस्ट एंड की शुरुआत की। 1980 का दशक, रॉयल नेशनल थिएटर। कॉक्स एक निपुण शेक्सपियर अभिनेता है जिन्होंने 1980 और 1990 के दशक में रॉयल शेक्सपियर कंपनी और रॉयल नेशनल थिएटर दोनों के साथ सीजन बिताए हैं। 1983 में उन्होंने लॉरेंस ओलिवियर के विपरीत ड्यूक ऑफ बर्गंडी को चित्रित किया, जिन्होंने किंग लियर की शीर्षक भूमिका निभाई थी। 1984 में उन्होंने रॉयल कोर्ट के प्रोडक्शन रैट इन द स्कल में रॉयल उल्स्टर कांस्टेबुलरी के अधिकारी इंस्पेक्टर नेल्सन की भूमिका निभाई। बाद में उन्हें उस वर्ष एक नए नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 11 उन्होंने फरवरी 1985 में नीदरलैंडर थिएटर में यूजीन ओनील के स्ट्रेंज इंटरल्यूड में एडमंड डेरेल के रूप में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला ब्रिटिश थिएटर एसोसिएशन ड्रामा अवार्ड मिला। 13 उन्हें मिसलायंस 1984 और फैशन 1988 के लिए 2 अतिरिक्त लॉरेंस ओलिवियर नामांकन प्राप्त हुए। 12 उन्होंने अपना दूसरा लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार जीता, इस बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में टाइटस एंड्रोनिकस 1988 में शीर्षक चरित्र के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए। कॉक्स ने बाद में कहा कि वह टाइटस एंड्रोनिकस में अपने प्रदर्शन को मंच पर अब तक का सबसे महान प्रदर्शन मानते हैं। 14 द टेमिंग ऑफ द श्रू 1987 में पेट्रुचियो के रूप में उनके प्रदर्शन ने भी सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एक और ब्रिटिश थिएटर एसोसिएशन ड्रामा अवार्ड मिला। चुनाव प्रचार। कर्टिस लेनी हेनरी के साथ कॉमिक रिलीफ के सह-संस्थापक और सहनिर्माता है। कर्टिस मेक पॉवर्टी हिस्ट्री के संस्थापक भी है। उन्होंने गरीबी को प्रचारित करने के लिए बॉब गेल्डोफ के साथ लाइव 8 कॉन्सर्ट का आयोजन किया, विशेष रूप से अफ्रीका में, और G8 नेताओं पर इसे समाप्त करने के लिए उनके प्रस्तावों को अपनाने का दबाव डाला। उन्होंने 2005 में द ऑब्जर्वर में ग्लोबल डेवलपमेंट सेक्शन में अपने काम के बारे में लिखा है। 31 कर्टिस ने 2010 में रॉबिन हुड टैक्स अभियान की शुरुआत में मदद की। यह अभियान शेयरों से लेकर विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव तक प्रत्येक बैंक व्यापार पर 0.05% कर लगाने के लिए लड़ता है, जिससे दुनिया भर में $700 बिलियन उत्पन्न हो सकते हैं और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी से निपटने के उपायों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से लड़ने के उपायों पर खर्च किया जा सकता है। 32 अक्टूबर 2010 में कर्टिस द्वारा बनाई गई एक लघु फिल्म जिसका शीर्षक नो प्रेशर था, को ब्रिटेन में जलवायु परिवर्तन की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए 10:10 अभियान द्वारा जारी किया गया था। फिल्म में कई दृश्य दिखाए गए थे जिसमें लोगों से पूछा गया था कि क्या वे 10:10 अभियान में भाग लेने जा रहे हैं। उन्हें बताया गया कि ऐसा करने के लिए कोई दबाव नहीं है, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें लाल बटन दबाकर उड़ा दिया जाएगा। प्रतिक्रिया मिलीजुली थी, लेकिन वीडियो को संगठन की वेबसाइट से तुरंत हटा दिया गया। 33 मार्च 2011 में कर्टिस ने 2011 कॉमिक रिलीफ के शुरुआती स्किट 2010 की फिल्म द किंग्स स्पीच की लेनी हेनरी द्वारा की गई पैरोडी के बारे में ब्रिटिश स्टैमरिंग एसोसिएशन द्वारा की गई शिकायत के बाद माफी मांगी। 34 उन्होंने अमेरिकन आइडल के निर्माता से एक शो करने के लिए कहा जिसमें मशहूर हस्तियां अफ्रीका की यात्रा करती और खुद गरीबी के स्तर का अनुभव करती। इसे अमेरिकन आइडल गिव्स बैक कहा गया। 2014 में कर्टिस ने सार्वजनिक रूप से हैक्ड ऑफ और यूके प्रेस स्वनीमन के समर्थन में इसके अभियान का समर्थन किया,
प्रेस को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाते हुए, कमजोर लोगों को महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हुए। 35, 36, 37 अगस्त 2014 में कर्टिस उन 200 सार्वजनिक हस्तियों में से एक थे जिन्होंने सितंबर में उस मुद्दे पर होने वाले जनमत संग्रह से पहले स्कॉटिश स्वतंत्रता का विरोध करते हुए द गार्जियन को लिखे पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 38, 2020 में कर्टिस ने जलवायु वित्त अभियान मेक माई मनी मैटर की सह-स्थापना की। 39, अभियान निदेशक डेविड हेमन के अनुसार अभियान लोगों को उनके पैसे के प्रभाव को समझने में मदद करने और उन्हें यह सोचने में मदद करने के बारे में है कि अगर वे सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर रहे हैं तो उनका पैसा किस तरह की सेवानिवृत्ति के लिए बचा रहा है, यह किस तरह की दुनिया का निर्माण कर रहा है। 40, 2021 में वे कॉमिक्स के माध्यम से जलवायु और जैव विविधता संकट से लड़ने के लिए रीराइटिंग एक्सटिंक्शन अभियान में शामिल हुए। उन्होंने वॉर एंड पीज के साथ मिलकर वोक नामक एक कॉमिक कहानी लिखी। इसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमिक बुक ऑन अर्थ स्टोरीज टू सेव द वर्ल्ड 41 नामक पुस्तक में छापा गया था, जिसे 28 अक्टूबर 2021 को डीके द्वारा रिलीज किया गया था। 42, व्यक्तिगत जीवन। कर्टिस नॉटिंग हिल में रहते हैं और उनके पास सफोक के वाल्बरसविक में एक कंट्री हाउस है। 43, ब्रॉडकास्टर एम्मा फ्रायड के साथ, जिनसे उन्होंने सितंबर 2023 में शादी की। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें लेखिका और कार्यकर्ता स्कारलेट शामिल है। 44, उन्होंने पहले एनी स्ट्रट को डेट किया था, जो अब केनिंगटन की बैरोनेस जेंकिन है। उनकी शादी संसद सदस्य एमपी सर बर्नार्ड जेंकिन से होने से पहले हुई थी। 45, कर्टिस ने अपने लेखन में पात्रों का नाम बर्नार्ड रखा है, कथित तौर पर बर्नार्ड जेंकिन के नाम पर। यह दावा किया जाता है कि उन्होंने जेंकिंस की शादी को फॉर वेडिंग्स एंड ए फ्यूनरल के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया। 46, वह अधार्मिक है। 1990 का दशक, किंग लियर और सेंट निकोलस। कॉक्स कुछ सालों तक मॉस्को आर्ट्स थिएटर स्कूल में अध्यापन और निर्देशन करने के बाद रॉयल नेशनल थिएटर के साथ दुनिया भर में दौरे पर लौटे, जहां उन्होंने किंग लियर 1990 से 1991 में शीर्षक भूमिका के रूप में एक अत्यधिक प्रशंसित प्रदर्शन दिया। 9, 16, किंग लियर की सर्वव्यापी भूमिका निभाने के साथ आने वाली भावनात्मक और शारीरिक कठिनाइयों का उनका विवरण द लियर डायरीज 1995 में विस्तृत रूप से लिखा गया था, जिसे उन्होंने लिखा था। किंग लियर शेक्सपियर की सबसे कठिन भूमिकाओं में से एक है और कॉक्स के चित्रण ने इस सबसे रहस्यमय चरित्र की समझ में नई जमीन तोड़ी। 17, 1995 में उन्होंने ओपन एयर थिएटर के रिचर्ड III के डरावने रूपांतरण का निर्देशन किया, जिसे आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया। उसी सीजन के दौरान वे थिएटर के एक प्रोडक्शन द म्यूजिक मैन में प्रोफेसर हेरोल्ड हिल के रूप में भी दिखाई दिए। 18, 19, 1997 में उन्होंने लंदन के बुश थिएटर में कॉनर मैकफरसन की सेंट निकोलस में अभिनय किया और 1998 में प्राइमरी स्टेज के लिए अपनी भूमिका को दोहराते हुए ऑफ ब्रॉडवे स्टेज पर लौटे, जहां उन्होंने ल्यूसिले लॉर्टेल पुरस्कार जीता और अपने न्यूयॉर्क प्रदर्शन के लिए ड्रामा डेस्क और आउटर क्रिटिक्स सर्कल नामांकन अर्जित किया। 20, 12, उसी वर्ष उन्होंने 8 के ब्रॉडवे प्रोडक्शन में मार्क की भूमिका निभाई। 13, 2000 से 2019 ब्रॉडवे पर वापसी। 2000 में कॉक्स ने रॉयल कोर्ट थिएटर के डबलिन कैरल के निर्माण में पुरस्कार विजेता नाटककार कॉनर मैकफरसन के साथ फिर से काम किया, जिसमें उन्होंने गंभीर शराबी अंडरटेकर जॉन प्लंकेट की भूमिका निभाई। 2004 में उन्होंने एडिनबर्ग में रॉयल लिसेयम थिएटर के लिए अंकल वेरिक में शीर्षक चरित्र निभाया। 2005 में उन्होंने लॉस एंजिल्स में लॉस एंजिल्स थिएटर वर्क्स के लिए द राइड डाउन माउंट मॉर्गन में अभिनय किया। 19, 2006 से 2007 तक उन्होंने टॉम स्टॉपर्ट के रॉक एन रोल के लंदन के वेस्ट एंड प्रोडक्शन में मैक्स के रूप में अभिनय किया, एक भूमिका जिसे उन्होंने 2008 तक ब्रॉडवे पर दोहराया। 12, 20, 2011 में
कॉक्स जेसन मिलर के दैट चैंपियनशिप सीजन के पुनरुद्धार में ब्रॉडवे के विपरीत दिखाई दिए। 21 अप्रैल 2013 में डॉनमार थिएटर में द वियर में जैक का उनका चित्रण जनवरी 2014 में विंधम थिएटर में दोहराया गया। 22 फॉल 2015 में कॉक्स ने रॉयल लिसेयम थिएटर एडिनबर्ग की 50वीं वर्षगांठ के लिए वेटिंग फॉर गोडोट के एक नए प्रोडक्शन में अभिनय किया। 23 कॉक्स 2019 में विवियन ब्यूमोंट थिएटर में रॉबर्ट शेंकन की द ग्रेट सोसाइटी में लिंडन बी जॉनसन की भूमिका निभाने के लिए ब्रॉडवे मंच पर लौटे। 13 2020 में उन्होंने जोशुआ सोबोल के सिनर्स द इंग्लिश प्रोफेसर के यूके प्रीमियर का निर्देशन किया। 24 कॉक्स ने इससे पहले आई लव माई लाइफ, मिसेज वॉरेन प्रोफेशन, द फिलेंडर, द मास्टर बिल्डर, द क्रूसिबल और जूलियस सीजर का भी मंच पर निर्देशन किया है। 12-24 फिल्म और टेलीविजन 1965 से 1989 प्रारंभिक कार्य कॉक्स ने 1965 में द वेडनेसडे प्ले के एक एपिसोड में नेल्सन के रूप में अपनी पहली टेलीविजन उपस्थिति दर्ज की और 1968 में द ईयर ऑफ द सेक्स ओलंपिक में मुख्य भूमिका निभाने से पहले रेड कैप, आईटीवी प्लेहाउस और द गैम्बलर्स में एक बार दिखाई दिए। उनकी पहली फिल्म उपस्थिति 1971 में निकोलस और एलेक्जेंड्रा में लियोन ट्रॉट्स्की के रूप में थी। 13 1978 में उन्होंने प्रशंसित बीबीसी 2 ड्रामा धारावाहिक द डेविल्स क्राउन में इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय की भूमिका निभाई। फिर कई अन्य टेलीविजन नाटकों में अभिनय किया। उन्होंने डलहौजी लक में मुख्य भूमिका निभाई, जो फुल्टन मैके का एक नाटक था, जो 1644 में मार्क्वेस ऑफ मोंट्रोज द्वारा एबरडीन की घेराबंदी के समय सेट किया गया था और 3 अगस्त 1980 को बीबीसी की प्ले फॉर टुडे सीरीज के हिस्से के रूप में प्रसारित किया गया था। 25 1981 में उन्होंने एमिल जोला के उपन्यास थेरेस राक्विन के बीबीसी रूपांतरण में लॉरेंट लेक्लेयर के रूप में केट नेलिगन और एलन रिकमैन के साथ अभिनय किया। 1986 में उन्होंने मैनहंटर में हैनिबल लेक्टर की भूमिका निभाई, जो फिल्म में चरित्र की पहली उपस्थिति थी। 26 1990 से 1999 कैरियर में सफलता 1990 में कॉक्स ने मोर्दचाई वानुनु की जीवन कहानी पर आधारित सीक्रेट वेपन में एंड्रयू नील का किरदार निभाया था। उसी वर्ष उन्होंने कॉमेडी सीरीज परफेक्ट स्काउंड्रल्स में फादर अमेडी के रूप में अतिथि भूमिका निभाई और राजनीतिक थ्रिलर हिडन एजेंडा में पुलिस अन्वेषक केरिगन की भूमिका निभाई। 27 1991 में उन्होंने डेविड लेविट के उपन्यास द लॉस्ट लैंग्वेज ऑफ क्रेन्स के बीबीसी प्रोडक्शन में एक समलैंगिक व्यक्ति के गुप्त पिता ओवेन बेंजामिन की भूमिका निभाई, जो 1980 के दशक में सेट है। 28 उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें 1993 के बाफ्टा टीवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में नामांकित किया गया था। 29-30 1992 में वे फे वेल्डन के विज्ञानफाई उपन्यास पर आधारित द क्लोनिंग ऑफ जोआना में कार्लमे के रूप में एक और आईटीवी रूपांतरण में दिखाई दिए। 31 वे वैन डेर वाल्क के 5वें सीजन के पहले एपिसोड में स्टीफन्स जाबो के रूप में भी दिखाई दिए। उन्होंने शॉर्ट फिल्म द कटर में शीर्षक भूमिका निभाई और बीबीसी की क्लासिक और समकालीन नाटकों की एंथोलॉजी श्रृंखला परफॉर्मेंस में द डायरेक्टर की भूमिका निभाई। 32 उन्होंने डिसेप्शन में कार्लटन हर्ड और द बिग बटालियंस में एडवर्ड होयलैंड के रूप में भी अभिनय किया, जो अलग-अलग आस्था वाले 3 धार्मिक परिवारों के बारे में एक श्रृंखला है। 33 1993 में वह शार्प के 2 एपिसोड में स्पाई मास्टर मेजर होगन के रूप में और सीन के शो में ब्रदर शॉ के रूप में दिखाई दिए। 34 उन्होंने बीबीसी की एंथोलॉजी श्रृंखला सीन में पियो गार्वे की भूमिका निभाई, जिसमें मूल रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रसारित नाटक और वृत्तचित्र शामिल थे। उसी वर्ष उन्हें इंस्पेक्टर मोर्स के एक एपिसोड में देखा गया था, जहां उन्होंने माइकल स्टेपिंग्स का किरदार निभाया था, जो एक सेवानिवृत्त सट्टेबाज है जिसकी बेटी हमेशा के लिए कोमा में है। 35 1994 में वह केविन स्पेसी के साथ आयरन विल में एंगस मैकलीग के रूप में दिखाई दिए। 36 उन्होंने रॉयल डिसेट में क्रिश्चियन बेल
और हेलेन मिरेन के साथ एथेलवाइन का किरदार निभाया, जो प्रिंस एमलेट की डेनिश किंवदंती का एक रूपांतर। 38 इसके बाद उन्होंने द नेगोशिएटर में चार्ली किंग की भूमिका निभाई, जो एक स्ट्रीट कॉपर था जिसे दिल का दौरा पड़ा था। एडम टैंडी एक ब्रिटिश टेलीविजन निर्माता और निर्देशक है, जो अरमांडो इन्नुची के साथ अपने सहयोग के लिए जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन। टैंडी ने लैटिमर अपर स्कूल 1981 की कक्षा में पढ़ाई की। 1 उन्होंने विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन स्नातक होने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी। 2 आजीविका। शुरुआत में थिएटर में काम करने के बाद टैंडी ने 1987 से बीबीसी में फ्लोर मैनेजर के तौर पर काम किया। 3 उन्होंने 1999 में फ्रीलांस प्रोड्यूसर के तौर पर काम करने के लिए बीबीसी छोड़ दिया। 4 टैंडी ने द सैटरडे नाइट आर्मिस्टिस, द आर्मंडो इयानुची शोज, टाइम ट्रम्पेट और द थिक ऑफ इट पर काम किया है। 5 2009 में उन्होंने थिक ऑफ इट फीचर फिल्म रूपांतरण इन द लूप का निर्माण किया। द थिक ऑफ इट की 2012 की श्रृंखला के बाद उन्होंने चैनल 4 के लिए कैटास्ट्रोफ का निर्माण किया, साथ ही बीबीसी के लिए इनसाइड नंबर 9, कम फ्लाई विद मी और डिटेक्टरिस्ट का निर्माण किया। 1990 के दशक के मध्य में रॉब रॉय के रूप में किलर्न और 1995 में ब्रेवहार्ट के रूप में अर्गिले वालेस जैसी भूमिकाओं की बदौलत वह सुपरस्टार बन गए। 39 पूर्व में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा स्कॉटलैंड पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। 40 1996 में उन्होंने हेलेन मैक्रोरी के साथ विटनेस अगेंस्ट हिटलर में जज फ्रीसलर की भूमिका निभाई, जो एक प्रशिया के खुफिया अधिकारी और अभिजात वर्ग की सच्ची कहानी बताती है, जिसने अपने साथी धर्मनिष्ठ ईसाइयों के साथ मिलकर हिटलर की हत्या की साजिश रची थी। 41 उसी वर्ष उन्होंने चेन रिएक्शन में एक जानलेवा सीईओ लाइमन अर्ल कोलियर की भूमिका निभाई। 42 वह स्टीवन सीगल के साथ द ग्लिमर मैन में सीआईए के सुपीरियर मिस्टर स्मिथ के रूप में और सैमुअल एल जैक्सन के साथ द लॉन्ग किस गुडनाइट में नाथन वाल्डमैन के रूप में भी दिखाई दिए। 44 कॉक्स ने 1997 के रेड ड्वार्फ एपिसोड स्टोक मी ए क्लिपर में एक आभासी वास्तविकता गेम में मध्ययुगीन राजा की भूमिका में अतिथि भूमिका निभाई थी। 45 उसी वर्ष वे जेम्स पैटरसन के सर्वश्रेष्ठ बिक्री वाले उपन्यास पर आधारित नियोनोयर मनोवैज्ञानिक थ्रिलर किस द गर्ल्स में मॉर्गन फ्रीमैन के साथ दिखाई दिए। 46 उन्होंने फूड फॉर रेवेंस नाटक में नाई बेवन और डैनियल डेलुइस के साथ आयरिश खेल नाटक द बॉक्सर में रैंकिंग IRA सदस्य जो हैमिल की भूमिका भी निभाई। 47 1998 में वे डेस्परेट मेजर्स में पुलिस कप्तान जेरेमिया कैसिडी, रोमांटिक कॉमेडी मर्चेंट्स ऑफ वीनस में अंकल व्लादिमीर, HBO की नियो नोयर। 50 2016 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा इसकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य संबंधी महत्व के कारण फिल्म को संरक्षित किया गया है। 51 1999 में वे थ्रिलर द माइनस मैन में डाक कर्मी डग डुर्विन के रूप में ओवेन विल्सन के साथ दिखाई दिए। 52 उन्होंने चाओ यूनफैट और मार्क वाहलबर्ग के साथ द करप्टोर में सीन वालेस की भूमिका भी निभाई और स्पोर्ट्स ड्रामा फॉर लव ऑफ द गेम में गैरी व्हीलर के रूप में दिखाई दिए। 53 उनके न्यूयॉर्क थिएटर क्रेडिट में सेंट निकोलस 1999 शामिल है, जिसने उन्हें ड्रामा डेस्क पुरस्कार के लिए नामांकित किया। 12 2000 से 2005 फ्रेंचाइज फिल्में। 2000 में कॉक्स ने डेवा सोबेल की किताब के नाटक रूपांतर लॉन्गिट्यूड में लॉर्ड मॉर्टन का किरदार निभाया। उन्होंने द इन्वेंशन ऑफ डॉ मोरेल में शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय किया, जो एक VR मशीन का आविष्कार उस महिला की डुप्लीकेट के रूप में करता है जिससे वह प्यार करता था। उन्होंने कॉम्प्लिसिटी में इंस्पेक्टर मैकडन के रूप में जॉनी ली मिलर के साथ और रोमांटिक कॉमेडी मैड अबाउट मैम्बो में सिडनी मैक्लॉगलिन के रूप में भी अभिनय किया। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में एमी पुरस्कार जीता और नूर्नबर्ग में हरमन गोरिंग की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए
नामांकित किया गया। 55 वे आयरिश नाटक साल्टवाटर। 2001 में उन्होंने सुपर ट्रूपर्स में पिता समान पुलिस कैप्टन ओहागन की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने माइकल क्वेस्टा की लाय में पीडोफाइल बिग जॉन हैरिगन के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सैटेलाइट पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ लीड अभिनेता के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार और वर्ष के फीचर्ड पुरुष अभिनेता के लिए AFI पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। 57, 58, 59, 60 स्ट्रिक्टली सिनात्रा में उन्होंने भील को नियंत्रित करने वाले चिसोल्म की भूमिका निभाई, जो फ्रैंक सिनात्रा के प्रति जुनूनी एक महत्वाकांक्षी संगीतकार की मदद करता है। उन्होंने हीरे के हार की घटना पर आधारित द अफेयर ऑफ द नेकलेस में बैरन डी ब्रेटविल का भी चित्रण किया। 2002 में कॉक्स ए शॉट एट ग्लोरी में रेंजर्स मैनेजर मार्टिन स्मिथ के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने बग में सायर के रूप में अभिनय किया, जिसमें एक विविध समूह को कारण और प्रभाव श्रृंखला प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला द्वारा एक सामान्य भाग्य की ओर प्रेरित किया जाता है। उन्होंने जिम मॉरिस की सच्ची कहानी पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा द रूकी में जिम मॉरिस सीनियर की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित श्रृंखला फ्रेजियर के 2 एपिसोड में हैरी मून के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें एक हास्य श्रृंखला में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के रूप में एमी नामांकन प्राप्त हुआ। 61 इसके बाद उन्होंने मैट डेमन के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म द बॉर्न आइडेंटिटी में भ्रष्ट CIA अधिकारी वार्ड एबॉट की भूमिका निभाई। वह द बायोग्राफर में माइकल ओमारा के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने 25वें घंटे में एडवर्ड नॉर्टन के पिता जेम्स ब्रोगन की भूमिका निभाई और स्पाइक जोनस की एडेप्टेशन में वास्तविक जीवन के पटकथा लेखन शिक्षक रॉबर्ट मैकी के रूप में भी दिखाई दिए, जो चार्ली कॉफमैन और चार्ली के काल्पनिक जुड़वां भाई डोनाल्ड के रूप में अपनी दोनों भूमिकाओं में निकोलस केज को सलाह देते हैं। उन्होंने बाद के कलाकारों के समूह के हिस्से के रूप में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड नामांकन साझा किया। 62 2003 में उन्होंने एक्स-मेन यूनाइटेड में खलनायक विलियम स्ट्राइकर की भूमिका निभाई और डायरेक्ट टू वीडियो क्राइम थ्रिलर सिन में कैप्टन ओक्स की भूमिका निभाई। 2004 में उन्होंने मध्यकाल में सेट की गई मर्डर मिस्ट्री ड्रामा द रेकनिंग में टोबियास की भूमिका निभाई। 2004 में भी कॉक्स ने ट्रॉय में ब्रैड पिट के विपरीत राजा एगामेमन के वैकल्पिक खलनायक संस्करण की भूमिका निभाई। उन्होंने बॉर्न फ्रेंचाइज की दूसरी किस्त द बॉर्न सुप्रीमेसी में वार्ड एबॉट के रूप में अपनी भूमिका को भी दोहराया। शॉर्ट फिल्म गेट द पिक्चर में उन्होंने हैरी सोंडहाइम की भूमिका निभाई, जो एक पत्रकार है जो 4 संदिग्ध आतंकवादियों के अपराध पर संदेह करता है। उन्होंने लोकप्रिय संस्कृति पर व्यंग्य के रूप में BBC की स्केच कॉमेडी श्रृंखला फ्रेंच एंड सॉन्डर्स के सीजन 6 के एपिसोड 4 में किंग लियर की भूमिका निभाई। उन्हें 2004 के बाफ्टा स्कॉटलैंड अवार्ड्स में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार और 2004 के ग्रेट स्कॉट अवार्ड्स में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 63 2005 में कॉक्स ने ब्लू ऑरेंज में रॉबर्ट स्मिथ की भूमिका निभाई, जो पेनहॉल के नाटक का BBC फिल्म रूपांतरण था, जिसमें नस्ल, मानसिक बीमारी और आधुनिक ब्रिटिश जीवन की खोज की गई थी। उन्होंने वुडी एलेन की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मैच पॉइंट में धनी परिवार के मुखिया एलेक्स हेवेट की भूमिका निभाई। उन्होंने रेड आई में रेचल मैकेडम्स के पिता जो रिसर्ट की भूमिका भी निभाई। जीवनी पर आधारित नाटक द स्ट्रेंज केस ऑफ शेरलॉक होम्स एंड आर्थर कॉनन डॉयल में उन्होंने डॉयल के गुरु डॉ जोसेफ बेल की भूमिका निभाई। टेलीविजन फिल्म में बताया गया कि डॉयल ने होम्स को कैसे बनाया और कैसे उन्होंने बेल की तकनीकों को अपने उपन्यासों में लागू किया। स्पोर्ट्स कॉमेडी द रिंगर 2006 से 2010। 2006 में कॉक्स ने ए वुमन इन विंटर में डॉ हंट की भूमिका निभाई, जो जुनूनी प्यार की प्रकृति की खोज करती है। स्कॉटिश शौकिया साइकिल चालक ग्रीम ओब्री के जीवन पर आधारित द फ्लाइंग स्कॉट्समैन में उन्होंने डगलस बैक्सटर का किरदार निभाया, जो एक बोटयार्ड मालिक और मंत्री है जो नास्तिक साइकिल चालक से दोस्ती करता है।
वह HBO सीरीज डेडवुड में जैक लैंगरिशे के रूप में दिखाई दिए। ITV के द आउटसाइडर्स में उन्होंने जासूसी एजेंसी के प्रमुख गैब्रियल की भूमिका निभाई। ऑगस्टेन बरोज के बचपन के बारे में सबसे अधिक बिकने वाले संस्मरण पर आधारित कॉमेडी ड्रामा रनिंग विद सिजर्स में उन्होंने डॉफिंच का किरदार निभाया। 2007 में कॉक्स ने डेविड फिंचर की रहस्य थ्रिलर जोडियाक में प्रमुख अमेरिकी वकील मेलविन बेली की भूमिका निभाई, जो रॉबर्ट ग्रेस्मिथ की किताब पर आधारित है, जो जोडियाक किलर की तलाश पर आधारित है। उन्होंने फंतासी ड्रामा द वाटर हॉर्स में ओल्ड एंगस, एंथोलॉजी हॉरर ट्रिक आर ट्रीट में मिस्टर क्रेग, ऑपरेशन क्रेटोस पर आधारित शूट ऑन साइट में डैनियल टेनेंट और द सीक्रेट ऑफ द नटक्रैकर में ड्रोसेलमेयर की भूमिका भी निभाईं। 2008 में कॉक्स ने रेड में एवरी लुलो के रूप में अभिनय किया और रूपर्ट व्याट की फिल्म द एस्केपिस्ट 2008 में मुख्य पात्र संस्थागत अपराधी फ्रैंक पेरी की भूमिका भी निभाई, जो जोसेफ फिएनेस, डोमिनिक कूपर और डेमियन लुइस के साथ दिखाई दिए। 65 बाद के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनय प्रदर्शन के लिए उस वर्ष का बाफ्टा स्कॉटलैंड पुरस्कार जीता। 66 2009 में वे ITV श्रृंखला मार्पल में लुइस सेरोकोल्ड के रूप में दिखाई दिए, जो अगाथा क्रिस्टी की किताबों और लघु कथाओं पर आधारित थी। उन्होंने रिडले स्कॉट द्वारा निर्मित टेलटेल में फिलिप वान डोरेन के रूप में अभिनय किया, जो एडगर एलन पो की लघु कहानी द टेल टेल हार्ट पर आधारित फिल्म थी। 67 उन्होंने आइसलैंडिक फिल्म द गुड हार्ट में गुस्सेल बारटेंडर जैक्स की भूमिका भी निभाई और क्राइम ड्रामा लॉस्ट एंड फाउंड में बर्ट मैसी की भूमिका भी निभाई। वह जॉन विंडहैम के सबसे ज्यादा बिकने वाले पोस्टेपोकेलिक उपन्यास पर आधारित द डे ऑफ द ट्रिफिड्स में डेनिस की भूमिका में भी नजर आए। 68 2010 में उन्होंने रेवरेंड कल्हान, पंथ नेता और पादरी की भूमिका निभाई, जिनकी मृत्यु अपराध थ्रिलर एज गुड एज डेड में कहानी की पृष्ठभूमि है। उन्होंने टेलीविजन फिल्म ऑन एक्सपेंसेस में हाउस ऑफ कॉमन्स के पूर्व अध्यक्ष माइकल मार्टिन की भूमिका निभाई। उन्होंने वैली के रूप में भी अभिनय किया, जो एक पुराना बदमाश है जो ब्लैक कॉमेडी ऑल एज सी में अपने पुराने दोस्त की समुद्र में दफनाने की इच्छा को पूरा करता है। उसी वर्ष कॉक्स ने शोटाइम सीरीज द बिग सी में लॉरा लिनी के पिता की भूमिका निभाई। 69 और रेड में इवान सिमोनोव के रूप में दिखाई दिए। उद्धरण वांछित 2011 से 2017। 2011 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कॉक्स। 2011 में उन्होंने द सिंकिंग ऑफ द लैकोनिया में कैप्टन रूडोल्फ शार्प की भूमिका निभाई। यह BBC 2 की टेलीविजन फिल्म थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश महासागर लाइनर RMS लैकोनिया के डूबने के बारे में थी। 70 उन्होंने शेक्सपियर की त्रासदी के आधुनिक ब्रिटिश फिल्म रूपांतरण कोरियोलेनस में गेराल्ड बटलर और राल्फ फिएनेस के साथ एक शांत और उचित सीनेटर की भूमिका निभाई। 71 उन्होंने मैग्ना कार्टा के अनुस्मर्थन के बाद की युद्ध फिल्म आयरनक्लैड में किंग जॉन के अत्याचार के खिलाफ एक प्रभुतापूर्ण ऊन व्यापारी बैरन विलियम डीबिग्नी की भूमिका निभाई। 72 अमेरिकी थ्रिलर द की मैन में उन्होंने ह्यूगो वीविंग के साथ इरविंग, एक समाजोपैथिक ठग और शेक्सपियरियन अभिनेता की भूमिका। 73 उन्होंने साइंस फिक्शन फिल्म राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में जॉन लैंडन की भूमिका भी निभाई। 74 वे कनाडाई जीवनी नाटक सिटीजन गैंगस्टर में नायक के सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी पिता ग्लोवर बॉयड के रूप में नजर आए। 75 2012 में कॉक्स ऑस्ट्रेलियाई नाटक द स्ट्रेट्स में मोंटेबेलो परिवार अपराध सिंडिकेट के पितामह हैरी मोंटेबेलो के रूप में दिखाई दिए। 76 वह राजनीतिक व्यंग्य फिल्म द कैंपेन में दो भ्रष्ट व्यवसायी भाइयों के सहयोगी रेमंड हगिन्स के रूप में और ब्रिटिश पुलिस प्रक्रियात्मक नाटकों की पैरोडी ए टच ऑफ क्लॉथ में बिल बॉल के रूप में दिखाई दिए। 77 उन्होंने ब्लड में लेनी फेयरबर्न के रूप में अभिनय किया, जो एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और पॉल बेटनी और स्टीफन ग्राहम द्वारा निभाए गए दो भ्रातृ जासूसों के पिता थे। वह लघु फिल्म आई मिस्ड माई मदर्स फ्यूनरल में एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में भी दिखाई दिए। 78 जनवरी 2013 में कॉक्स ने ब्रिटिश कॉमेडी श्रृंखला बॉब सर्वेंट में शीर्षक चरित्र निभाया। उन्होंने कहा
कि उन्होंने अपने दिवंगत भाई चार्ली की यादों के आधार पर डंडोनियन लेखक नील फोर्सिथ की रचना सर्वेंट की भूमिका निभाई थी। 79 उन्होंने रेड 2 में इवान सिमानोव की भूमिका निभाई। 2010 की मूल फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराया। 80 ब्लूमेंटल में उन्होंने महान नाटककार हेरोल्ड ब्लूमेंटल के रूप में शीर्षक भूमिका निभाई, जिन्होंने अपने परिवार की पैरोडी करके अपना करियर बनाया और अपने ही मजाक पर हंसते हुए मर गए। 81 उन्होंने बिलीव में महान स्कॉटिश फुटबॉल मैनेजर सर मैट बुस्बी की भूमिका निभाई, जो युवा श्रमिक वर्ग के लड़कों के एक समूह को प्रशिक्षित करने के लिए सेवानिवृत्ति से लौटते हैं। 82 83 उन्होंने द कर्स ऑफ एडगर में FBI निदेशक जे एडगर हूवर का किरदार निभाया, जो कि केनेडीज से सत्ता को दूर रखने के लिए हूवर की लड़ाई के बारे में मार्क डुगेन के बेस्टसेलिंग उपन्यास पर आधारित एक मूल डॉक्यूड्रामा है। 84 नवंबर 2013 में उन्होंने ब्रिटिश साइंस फिक्शन श्रृंखला डॉक्टर हू के निर्माण के बारे में BBC टेलीविजन डॉक्यूड्रामा एन एडवेंचर इन स्पेस एंड टाइम में अभिनय किया। 85 कॉक्स ने कनाडाई टेलीविजन कार्यकारी सिडनी न्यूमैन का किरदार निभाया, जो कि प्रतिष्ठित कार्यक्रम के निर्माण के पीछे प्रेरक शक्ति है। 85 वे टून में दिखाई दिए, जो कि फॉर्मूला 1 रेसिंग के बारे में एक एनिमेटेड कार्टून है, एक बूढ़े मैकेनिक के रूप में। और 2014 में कॉक्स द एनोमली में लॉयड लैंगहेम के रूप में दिखाई दिए, जो साइंस फिक्शन थ्रिलर में इयान सोमरहेल्ड के पिता थे, जिन्होंने नायक पर बुरे सपने वाले प्रयोग किए थे। 88 वह डॉक्यूमेंट्री द ग्रेट वॉर द पीपल स्टोरी में रेवरेंड एंड्रयू क्लार्क के रूप में और BBC की कोल्ड वॉर स्पाई थ्रिलर सीरीज द गेम में MI5 के सुपीरियर कोरनेम डैडी के रूप में भी दिखाई दिए। 90 उन्होंने बॉब सर्वेंट की दूसरी सीरीज में भी अपनी भूमिका दोहराई। 91 2015 में उन्होंने द स्लैप में अभिनय किया, जो कि क्रिस्टोस सियोल्का के उपन्यास पर आधारित ऑस्ट्रेलियाई श्रृंखला का एक अमेरिकी रूपांतरण था, जिसमें पीटर सरसागार द्वारा निभाए गए मुख्य किरदार के पिता मनोलिस अपोस्टोलो की भूमिका थी। 92 वह साइंस फिक्शन कॉमेडी पिक्सल्स में एडम सैंडलर के साथ एक सैन्य हेवीवेट के रूप में और कनाडाई संशोधनवादी पश्चिमी फिल्म फॉर्सेकेन में एक स्थानीय गिरोह के नेता के रूप में दिखाई दिए। 94 उन्होंने लघु फिल्म किलिंग थाइम में एक क्रोधी बूढ़े व्यक्ति के रूप में भी अभिनय किया, जिसके पास बर्बाद हो चुकी संपत्ति और मौत की इच्छा थी। 2016 में उन्होंने ब्रिटिश हंगेरियन कॉमेडी द केरर में सर माइकल गिफोर्ड, एक उम्रदराज शेक्सपियरियन अभिनेता, और लियो टॉल्स्टॉय के उपन्यास वॉर एंड पीस के BBC ऐतिहासिक ड्रामा श्रृंखला रूपांतरण में जनरल मिखाइल कुतुजोव के रूप में अभिनय किया। 95 पूर्व में उनके चित्रण के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा स्कॉटलैंड पुरस्कार में नामांकित किया गया था। 97 उन्होंने इसी भूमिका के लिए स्टोनी ब्रुक फिल्म महोत्सव में करियर अचीवमेंट पुरस्कार भी प्राप्त किया। 98 वे हॉरर ड्रामा सीरीज पेनी ड्रेडफुल के सीजन 3 में जेरेड टैलबोट, एक क्रूर, शक्तिशाली अमेरिकी रेंचर और जोश हार्टनेट के चरित्र के अलग हुए पिता के रूप में दिखाई दिए। 99 101 इतालवी ब्रिटिश ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज मेडिसी की पहली सीरीज में उन्होंने सिग्नोरिया के एक अधिकारी बर्नार्डो गुआराग्नी का किरदार निभाया था। 102 2017 में वह अर्बन मिथ्स में मार्लन ब्रैंडो के रूप में दिखाई दिए, जो एक जीवनी कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसमें प्रत्येक एपिसोड में लोकप्रिय संस्कृति आइकन के बारे में एक कहानी होती है। 103 जून में कॉक्स ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ऐतिहासिक युद्ध नाटक चर्चिल में अभिनय किया, जिसमें विंस्टन चर्चिल के रूप में शीर्षक भूमिका निभाई। तो दोस्तों IMDb रेटिंग इसकी 10 में से 7 की है और रॉटेन टोमेटोज़ पर इसकी रेटिंग 62% की है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बाकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में इसे 19 अक्टूबर 2024 को एक तरह से रिलीज़ किया गया था और 4 एक तरह से नवंबर 2024 को इसे रिलीज़ किया गया था। बाकी इसे 4 नवंबर को रिलीज़ कर दिया जाएगा नेटफ्लिक्स पर और 5 नवंबर तक ये वर्ल्ड वाइड और भी कई जगह पर इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा।
बाकी टोटल रनिंग लेंथ की बात की जाए तो 92 मिनट है और स्पेशली ये क्रिसमस एक तरह से फैमिली कॉमेडी मूवी रहने वाली है, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हो नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर। बाकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।